पेज नंबर 2.5। इसका लिंक है पेज नंबर 2.3 से। पेज नंबर 2.3 पे जब हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे थे, यहां पर साइड में मैं मेंशन कर देता हूं, पेज 2.3 पे जब हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के बेस पे की बात कर रहे थे, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, तो उसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि स्ट्रेटजी जो बनती है वो कभी भी आर्बिट्रेरी मैनर में नहीं बनती। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रेटजी होती है वो हमेशा एक एनालिसिस के बेस पे होती है, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। बट यहां पर दो वर्ड लिखे इन्होंने स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के लिए। पहला बेस जो दे रखा है वो दे रखा है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एंड कंपिटिटिव कंडीशन। इंडस्ट्री एंड कंपिटिटिव कंडीशन, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशंस ऑन कंपिटिटिव कैपेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशंस ऑन competitive capabilities। resource and strength। और मैंने आपको जब ये पॉइंट करवाया था तो मैंने इसमें मेंशन करवाया था, ये जो है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है और ये पॉइंट जो है ये इंटरनल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है। और जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है, स्वॉट एनालिसिस। आगे पढ़ेंगे, अलग राइटर ने उसको क्या कहा, स्वॉट एनालिसिस। दूसरे राइटर ने क्या कहा, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। कि हमारे पास में बहुत सारे स्ट्रेटेजिक ऑप्शन होते हैं, जब भी स्ट्रेटेजी कोई चूज करनी हो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, तो हमें स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल में भी यही था, पहले अपनी विजन मिशन डिफाइन करो, उसके बाद स्वॉट एनालिसिस डिसाइड स्वॉट एनालिसिस करो, फिर आपको देखो कि आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सबसे सुटेबल स्ट्रेटजी कौन सी रहेगी, है ना। यानी कि वी कांट इग्नोर द एनवायरनमेंट। तो यहां पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का नाम क्या दे दिया, इंडस्ट्री। भाई आप कौन सी इंडस्ट्री में फॉल करते हो और आपकी कंपिटिटिव कंडीशन कैसी है, ठीक है। और दूसरा कंपिटिटिव पोजीशन कैसी है। कंपिटिटिव कंडीशन का एग्जांपल, कंपटीशन कैसा चल रहा है, कंपटीशन के हालात कैसे है। भाई आपके कंपिटिटर 10 है, 12 है, 20 है, 100 है, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा बिजनेस करना उतना टफ होता रहेगा, ठीक बात है। और कंपिटिटिव पोजीशन का मतलब, मान लीजिए मार्केट में 100 कंपटीटर है, मार्केट में जो इंडस्ट्री में आप बिजनेस कर रहे हो वहां पर 100 कंपटीटर है, आपकी पोजीशन कौन सी है। अगर आप डोमिनेंट पोजीशन पे हो तो इसका मतलब आपके पास स्ट्रेंथ्स, कंपिटिटिव कैपेबिलिटीज अच्छी खासी है। अगर आप वीक पोजीशन पे हो तो इसका मतलब आपके अंदर वीकनेस है या आपके रिसोर्सेज जो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। वो इंटरनल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर। तो देखो दो वर्ड यहां पर मिलेंगे आपको, एक कंपिटिटिव पोजीशन कैसी है और एक कंपिटिटिव कंडीशन कैसी है। उसके बाद हमने पेज नंबर 2.5 पे आना है। सबसे पहले आपको ये ए पॉइंट समझा रहा है आपको, इंडस्ट्री कंडीशंस का मतलब क्या है। ये आया पेज नंबर 2.5 पे। इसका मतलब क्या है, मेथड ऑफ इंडस्ट्री एंड कंपिटिटिव एनालिसिस। जैसा कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के ए पार्ट में लिखा है कि जब भी आपको स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आपको इंडस्ट्री का एनालिसिस जरूर करना चाहिए, कंपिटिटिव कंडीशंस का एनालिसिस जरूर करना चाहिए। मेथड्स क्या है, तरीके क्या है, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत अट्रैक्टिव है, मुझे यहां बिजनेस करना चाहिए, मुझे यहां पर टिके रहना चाहिए। या मुझे कैसे पता लगेगा कि ये जो इंडस्ट्री है इसकी कंडीशन जो है मेरे फेवर में नहीं जा रही है, मेरे लिए थ्रेट क्रिएट कर रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है और मुझे बिजनेस छोड़ देना चाहिए। कौन कौन से तरीके हैं ये जानने के लिए। तो पेज नंबर 2.5 पे फर्स्ट पैराग्राफ जो है इंडस्ट्री एंड कंपिटिटिव एनालिसिस, इसके बारे में पहले मीनिंग बताया हुआ है। तो उसमें हम हाईलाइट करेंगे कि इंडस्ट्री और कंपिटिटिव एनालिसिस जो है वो हम कई मेथड्स के बेस पे कर सकते हैं जी। हाईलाइट करना, डन यूजिंग अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक। उसके बाद में हाईलाइट करना, टू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑन की इंडस्ट्री ट्रेड्स। की इंडस्ट्री ट्रेड मतलब इंडस्ट्री किस साइड जा रही है।
इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। तो अगर हमें यह जानना है कि इंडस्ट्री ट्रेड कैसी है, इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव है, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, इंटेंसिटी 3 होगी, हाई, मीडियम, लो। उसके बाद में ड्राइवर्स ऑफ इंडस्ट्री चेंज। ड्राइवर ऑफ इंडस्ट्री चेंज का मतलब क्या है, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो इंडस्ट्री को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगर मैं जैसे एग्जांपल लूं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर कौन सा ड्राइवर है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है किसी भी एक फर्म को, टेक्नोलॉजी। अब जैसे पहले कार कौन सी आती थी, पेट्रोल की, डीजल की। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट और आ गया, हाइब्रिड कार। हाइब्रिड कार कि जब तक आपकी कार स्लो स्पीड पे चल रही है ना, तब तक वो किस पे रहेगी, बैटरी पे, वो आपका पेट्रोल या डीजल नहीं यूज करेगी। और जैसे कार एक स्पीड से थोड़ा सा ज्यादा जाएगी तो किस पे आ जाएगी, पेट्रोल और डीजल में। तो इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, पोल्यूशन कम हो जाएगा। थोड़ी सी महंगी है कार, बट ये देखो ये टेक्नोलॉजी जो है, मुझे बताइए आने वाले टाइम में इंडस्ट्री को इंपैक्ट करेगी नहीं करेगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर को। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो वैसे ही बैन लगा रही है कि जो भी आप नए व्हीकल खरीद रहे हो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो इस केस में तो और ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गई कि हमें ऐसी कारें बनानी पड़ेगी जो फ्यूल एफिशिएंट हो, ऐसी कारें बनानी पड़ेंगी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो। बैटरी वाली कार, आजकल इनके ऊपर रिसर्च ज्यादा तेज हो गया है, बाइक वगैरह भी आने लग गई बैटरी वाली। उसके बाद में मार्केट पोजीशन एंड स्ट्रेटजी ऑफ राइवल कंपनीज, जो हमारे राइवल हैं वो मार्केट में कहां स्टैंड करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, एटसेट्रा। उसके बाद में हाईलाइट करना थिंकिंग स्ट्रेटजिकली, इसको हम एक नाम और कहते हैं, इसको एक नाम और देते हैं, थिंकिंग स्ट्रेटजिकली। हमें स्ट्रेटजी बना के सोचना है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसके बारे में। ड्रॉइंग कंक्लूजन, सोचना है और उसके बाद कंक्लूजन लेना है। उसके बाद में हाईलाइट करना इन्वेस्टमेंट, कि हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है, कंपटीशन कम है, तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, नहीं तो मैं वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। उसके बाद में डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बना आपका क्वेश्चन। कौन कौन से फीचर्स है जो बताते हैं कि हाँ ये जो इकोनॉमी है, सॉरी ये जो इंडस्ट्री है ये सही चल रही है। तो फर्स्ट पॉइंट में हाईलाइट करना साइज एंड नेचर ऑफ मार्केट, साइज एंड नेचर ऑफ मार्केट। साइज एंड नेचर ऑफ मार्केट, साइज कितना बड़ा, अच्छा मुझे बताइए मोबाइल इंडस्ट्री का साइज बड़ा है या ऑटोमोबाइल सेक्टर का मोबाइल साइज बड़ा है, बोलो जी। आपके अकॉर्डिंग मोबाइल ज्यादा लोगों के पास है या कार या व्हीकल ज्यादा लोगों के पास है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल लिखो इसके ब्रैकेट में, साथ साथ में एग्जांपल दिखाता रहूंगा। मोबाइल, मोबाइल की जो मार्केट है बहुत बड़ी है सर, ठीक है। मोबाइल का ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बहुत बड़ा है, हाँ सर, कोमा ऑटोमोबाइल। अगर इन दोनों में बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर मोबाइल सेक्टर से थोड़ा छोटा पड़ता है नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से, बट अगर अमाउंट की बात करूं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है। उसके बाद में हाईलाइट करना स्कोप ऑफ कंपिटिटिव राइवलरी, जो मेरा कंपटीटर है वो लोकल कंपटीटर है, नेशनल कंपटीटर है, इंटरनेशनल कंपटीटर है, कौन सा है। जितना बड़ा उसका स्कोप होता जाएगा ना, उतना ही मुश्किल होता जाएगा उसको हराना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम करता हूं और अगर मुझे एक लोकल एरिया में कोचिंग पढ़ानी है, तो वहां पर मेरे लोकल कंपटीटर क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, तो लोकल कंपटीटर। और अगर मैं ऑल ओवर इंडिया पढ़ाना चाहता हूं तो नेशनल कंपटीटर से मेरा क्या होगा, सामना होगा। जब इंडिया कोक में आई, कोक जब जो था ब्रांड इंडिया में आया था, तो उसका लोकल कंपटीटर कौन था, लिम्का, थम्स अप। और इंटरनेशनल कंपटीटर कौन था, पेप्सी, ठीक है। तो पहले आप ये देख लो जो सामने वाला बंदा है उसका स्कोप कितना है, स्कोप मतलब एरिया, वो कितने एरिया को कवर करता है। जितना बड़ा स्कोप होगा ना, उतना ही मुश्किल होगा उसको टैकल करना। तो इसमें हाईलाइट करना स्कोप ऑफ कंपिटिटिव राइवलरी, एग्जांपल दे रखा लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। थर्ड पॉइंट में हाईलाइट करना मार्केट ग्रोथ रेट। अच्छा, कौन सी इंडस्ट्री आपको अट्रैक्ट करेगी जहां पर मार्केट ग्रोथ रेट अच्छी है या डाउन जा रही है, अच्छी है, ऑब्वियस सी बात है। साइड में एग्जांपल लिखिए, इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट अट्रैक्ट्स द फर्म्स। अच्छा, ग्रोथ रेट कहां ज्यादा अच्छी होती है, बोर्न स्टेज पे, ग्रोथ फेज पे, मैच्योरिटी फेज पे या डेथ फेज पे, ऑब्वियस ही बात है ग्रोथ फेज पे, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है इसके बीच में। उसके बाद नंबर ऑफ राइवल एंड देयर मार्केट शेयर, आपके राइवल कितने हैं, उनका मार्केट शेयर कितना है। सर राइवल 3-4 ही है,
तो फिर इंडस्ट्री अच्छी है, 3-4 राइवल है, बट उनका मार्केट शेयर चारों का 90% है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या हो गई, थोड़ी कम। सर राइवल बहुत सारे हैं बट मार्केट शेयर किसी का भी फिक्स नहीं है, चेंज होता रहता है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट में आप जगह बना सकते हो। उसके बाद में नंबर ऑफ बायर, बायर कितने हैं, ऑब्वियसली बात है, किसकी बात कर रहा है, डिमांड की। डिमांड कितनी है सर, डिमांड अच्छी खासी है तो इंडस्ट्री आपको अट्रैक्ट करेगी, डिमांड ही कम है तो इंडस्ट्री आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी सर। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ब्रैकेट में लिखिए, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, अल्टीमेट कंज्यूमर। क्या लिखा हुआ है, यहां पर एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। मैन्युफैक्चरर किसको माल बेचता है, होलसेलर को। होलसेलर किसको माल बेचेगा, रिटेलर को। रिटेलर किसको बेचेगा, कस्टमर को। और कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मैन्युफैक्चरर क्या खोलेगा, फैक्ट्री आउटलेट, फैक्ट्री आउटलेट। और कंज्यूमर को क्या करेगा, डायरेक्ट माल बेचेगा। और कोई तरीका, सर मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, फ्लिपकार्ट वालों को पकड़ेगा, ई कॉमर्स वेंडर, इसको हम क्या बोलेंगे, ई कॉमर्स वेंडर। और ये किसको माल बेचेगा, सी को। तो हमारे पास एक नहीं बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अवेलेबल है। अच्छा आपको बेस्ट कौन सा लग रहा है, आपको बेस्ट कौन सा लग रहा है, फ्लिपकार्ट वाला, चलो। अच्छा किसी को फैक्ट्री आउटलेट वाला अच्छा लग रहा है, क्यों, अगर मैं कोई फायदे की बात करूं तो कि हाँ मेरा फैक्ट्री आउटलेट में कोई फायदा बताओ, अगर कपड़े का शोरूम है उसके फैक्ट्री आउटलेट आपको बहुत में कॉस्ट कम हो जाएगी सर, वो फैक्ट्री आउटलेट जो है वो मेरा है तो पैसे अच्छे खासे बचेंगे। मीडियोकर अगर मैं कोई भी बीच में लेता हूं तो उसे क्या देना पड़ता है, प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ता है। तो कस्टमर तक हाथ में पहुंचते पहुंचते प्रोडक्ट क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें माल कैसे बिकता है, अगर आपका माल ऑनलाइन वेंडर के थ्रू ही बिकेगा तो आपके पास एक ही ऑप्शन बिका, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है कि सर मैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में खुद भी कर सकता हूं ये काम, मैं चाहूं तो ई कॉमर्स वेंडर के थ्रू बेच सकता हूं, और मैं चाहूं तो ट्रेडिशनल तरीका वही है कि होलसेलर को बेचो, होलसेलर आगे किसको बेचेगा, रिटेलर को। तो आपके पास अगर अच्छे खासे ऑप्शन है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि माल बेचना आसान है यहां पर। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है वो फास्ट होते हैं या स्लो होते हैं। तो कहां पर चेंजेस फास्ट होंगे, एग्जांपल मोबाइल है, कंप्यूटर है, यहां पर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं सर। तो जहां पर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस फास्ट होते हैं वहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है, वो इंडस्ट्री आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, थ्रेट। क्योंकि सर नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे, उसके लिए क्या लगेंगे, पैसे। और जैसे वो नई टेक्नोलॉजी बनाओगे पता लगा 6 महीने बाद या साल महीने बाद एक नई टेक्नोलॉजी और किसी राइवल कंपनी ने निकाल ली, तो आपने जो रिसर्च वगैरह किया था वो क्या हो गया, फेल। ड्यूअल कैमरा कॉन्सेप्ट देखो कितने साल पहले आया था, 4-5 साल पहले ही आया था, और आज देखो ड्यूअल कैमरा छोड़ो, ट्रिपल कैमरा, क्वाड कैमरा ये तक आने लग गया। तो जिस कंपनी ने ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया होगा उसकी कॉस्ट खत्म हो गई होगी नहीं होगी, उसकी कॉस्ट अच्छी खासी लगी होगी नहीं लगी होगी, यस सर। तो सर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस फेस होना अच्छी बात है बट अपॉर्चुनिटी नहीं, ये एक थ्रेट क्रिएट करती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में हाईलाइट करना, वेदर प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड। इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट है क्या उनके बीच में डिफरेंशिएशन हो सकता है, नमक, कई कंपनियां जो नमक बेचती है तो बताओ उस नमक के अंदर वो क्या डिफरेंशिएट करे, क्या चीज, मिनरल वगैरह, वो काला नमक जो आजकल निकाल रखा है 99 रुपए का, कितने बंदे खरीदते हैं बताओ, आप लोगों ने खरीदा, बोलो, नहीं खरीद लिया होगा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। रेशो देखो कितना आया, 1% 2%, क्यों सर, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसके अंदर कोई खास डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता, उस प्रोडक्ट में कोई खास डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता। आइसक्रीम की इंडस्ट्री की बात करें हम, रात को ना बहुत सारी रेडियो लगती है यहाँ पर आइसक्रीम वाली, क्वालिटी वॉल्स की, वाडीलाल की, हैवमो की, मदर डेयरी की, आपको लगता है बहुत ज्यादा फर्क पड़ता होगा, आप आइसक्रीम खाने निकलते होंगे तो, क्यों नहीं, क्योंकि लगभग सबका टेस्ट सेम है, सब उन्होंने सेम वेरिएंट निकाल रखे हैं, चोकोबार सबके पास है, फीस सबके पास है, और वो बर्फ वाली जो मैं खाता हूँ 10 रुपए वाली वो भी सबके पास है। तो हाईली डिफरेंशिएशन नहीं है कि एक तो ना कि हाँ इसका मेरे को तो खानी इस कंपनी की आइसक्रीम है, तो देखो उसको एडवांटेज मिलेगी कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, सबसे अलग है, ठीक है। बट अगर प्रोडक्ट ही ऐसा है जिसके अंदर हाईली डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता
तो सर सबका प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा, सबका प्रोडक्ट बिकेगा। उसके बाद में हाईलाइट करना, रिलाइज इकोनॉमिक ऑफ स्केल इन मैन्युफैक्चरिंग। एग्जांपल लिया मैंने मैन्युफैक्चरिंग का कि क्या इस इंडस्ट्री में आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा। अब जैसे इसमें एग्जांपल लिखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कभी भी आपको स्केल ऑफ इकोनॉमी का फायदा नहीं मिलता। कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको स्केल ऑफ इकोनॉमी का फायदा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता बताओ जी? मिलता है कितना? मेरी क्लास है, मैं 200 बच्चों की क्लास पढ़ाता हूं सपोज करो, ठीक है। अगर मैं उसको 400 बच्चों की क्लास बना दूं तो स्केल ऑफ इकोनॉमी का बेनिफिट तो मिलेगा ना आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट। बट भाई बच्चे कैसे बढ़ा दूंगा? बच्चे कैसे बढ़ेंगे जब मार्केट में बच्चों की डिमांड ही 300 की है। 300 बच्चे ही है मार्केट में और मैं क्लासरूम बना दूं 400 का, तो कहां से आएंगे इतने बच्चे? कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत हार्ड होता है स्केल ऑफ इकोनॉमी का बेनिफिट लेना। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूं तो वहां पर यूनिट्स में एक्स्ट्रा बना के उनको मार्केट में क्या कर सकता हूं, थ्रो कर सकता हूं, मेरी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसका बेनिफिट मिलना बहुत कम होता है जी। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, लर्निंग कर्व का बेनिफिट, वो एक मेजर रोल प्ले करता है आपके स्केल ऑफ इकोनॉमी के अंदर। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट क्या ये स्केल ऑफ इकोनॉमी का फायदा कोचिंग में मिलता होगा? नहीं मिलता होगा सर। कोई सेक्टर आप ऐसे कर सकते हो जहां पर 1 यूनिट बनाओ तो भी कॉस्ट इतनी आनी है और 10 यूनिट बनाओ तो भी कॉस्ट इतनी आनी है। पेट्रोल डीजल आप जितना भी इंपोर्ट करोगे क्या उनके प्राइस में वेरिएशन होता है? नहीं सर, बैरल का रेट इंटरनेशनल फिक्स होता है। रिफाइनरी में लेके जाओगे तो उतना ही आपकी कॉस्ट आएगी, तो स्केल ऑफ इकोनॉमी का बेनिफिट वहां नहीं मिलता। इन शॉर्ट वहां पर मैं ज्यादा प्रोडक्शन करके कॉस्ट कम करके अपॉर्चुनिटी को गेन नहीं कर सकता, वो इंडस्ट्री थोड़ी सी अनअट्रैक्टिव हो जाती है। उसके बाद में अगला पॉइंट आप क्रॉस कर सकते हो। इससे नेक्स्ट पॉइंट में हाईलाइट करना, स्ट्रॉन्ग लर्निंग एंड एक्सपीरियंस इफेक्ट। क्या आपको एक्सपीरियंस कर्व का बेनिफिट मिलेगा? काफी हद तक सेम पॉइंट है, कर्व कितना जाता है। उसके बाद में हाई रेट ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन। क्या ये इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर मैं प्रोडक्शन ज्यादा करूं तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए? सेम पॉइंट, ये तीनों पॉइंट क्या है, लगभग सेम है। स्केल ऑफ इकोनॉमी में क्या होता है, जैसे जैसे हम स्केल बढ़ाएंगे प्रोडक्शन का पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्सपीरियंस कर्व में क्या होता है भाई साहब, जैसे जैसे इंडस्ट्री में पुराने होते जाओगे लर्निंग कर्व का बेनिफिट भी मिलेगा और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए मैंने बीच वाला पॉइंट हटवाया आपको कि वो हटा दो, ये 3 पॉइंट एक फ्लो में पढ़ने अपने को। उसके बाद सेकंड लास्ट, कैपिटल रिक्वायरमेंट। कई बंदे कहते हैं कि सर ये है ना बैंक वाले मोटे पैसे छापते हैं, लोगों के पैसे होते हैं और आगे इंडस्ट्री पे लोन पे दे देते हैं, जो इंटरेस्ट आया बीच में खा गए। आप खोल लो बैंक, आप खोल लो बैंक, क्यों नहीं खोलते सर? पैसा बहुत ज्यादा लगता है। दवाइयों की फैक्ट्रियां सर, उसमें भी बड़ी कमाई है सर। एक 10 रुपए का पत्ता बनता है दवाई का और वो 40 रुपए 50 रुपए में बिकता है। आप खोलो दवाइयों वाली फैक्ट्री सर। मोबाइल कंपनी वाले सर, एक मोबाइल जो है उनका, अब कई बंदे कहते हैं कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो कितने रुपए की बनती है, एक 15 रुपए वाली जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं वो हार्डली उसकी कॉस्ट जो है वो 1 रुपया 1.5 रुपया बनती है और देते कितने में, 15 रुपए। आप खोल लो सर, इतने पैसे नहीं है। जितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी उतना ही नई एंट्री क्या होंगी, कम होंगी, क्योंकि पैसा लिमिटेड होता है जी। उसके बाद इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी इज अबव और बिलो पार। अबव पार मतलब सुपर प्रॉफिट, बिलो पार मतलब बिलो देन नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा बताओ, अगर इंडस्ट्री में हर कोई बंदा 20% 25% प्रॉफिट कमा रहा है तो कंपटीटर्स की एंट्री बढ़ेगी या कम होगी? और अगर कोई कंपनी जो वो नॉर्मल प्रॉफिट से भी कम कमा रही है तो इंडस्ट्री एवरेज आ रही है तो कंपटीशन घटेगा, लोग बाहर निकलेंगे वहां से। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट है, कितने पॉइंट है इसमें, 3, 6, 9 और 13, 8 पॉइंट जो आपको इजी लगे वो याद करने हैं। ठीक। नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन। नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन हाईलाइट करना इसके अंदर। डिस्कवर सोर्स ऑफ कंपिटिटिव प्रेशर। डिस्कवर करो कंपिटिटिव प्रेशर कहां से आ सकता है, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपको अफेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद में हाईलाइट करना, एनालिटिकल स्टेप इज एसेंशियल बिकॉज मैनेजर कैन नॉट डिवाइस अ सक्सेसफुल स्ट्रेटजी विदाउट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। क्या सर ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का सर्वे करना जरूरी है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो मुझे क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं? कहते हैं भाई बहुत जरूरी है, बिना इन डेप्थ एनालिसिस की कि क्या चेंज आ सकता है और उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, आप स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। साइड में लिखिए स्वॉट इज मस्ट, स्वॉट इज मस्ट। अगले पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन हाईलाइट करनी है, पोर्टर 5 फोर्स मॉडल इज यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द कंपटीशन। और इसमें आपकी सबसे ज्यादा हेल्प कौन करेगा? माइकल पोर्टर का एक 5 मॉडल आएगा, इस चैप्टर में नहीं है, आगे है, कि कंपिटिटिव प्रेशर जो है वो 5 चीजों से मिलकर बनता है। एग्जिस्टिंग कंपिटिटर, न्यू एंट्रेंट, पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट। अभी करंट में आपके कौन कौन कंपिटिटर है, वो कंपटीशन को अफेक्ट करते हैं नहीं करते? करते हैं। नया कौन आ गया, वो कंपटीशन को अफेक्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा। और कौन आने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी कंपटीशन को अफेक्ट करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे सर। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट वाला बंदा भी कंपटीशन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। पॉइंट क्लियर? ये 3 फैक्टर तो ये हो गए आपके। उसके बाद 2, बायर्स बार्गेनिंग पावर और सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर। डिटेल में अगले चैप्टर में आएगा, वहां डिस्कस करेंगे। पोर्टर का 5 मॉडल जो है, इसके आगे लिखे पेंडिंग। पोर्टर 5 मॉडल जो है, यहां पर टॉपिक डिटेल में नहीं है, सिर्फ नाम दे रखा है। ये कंपिटिटिव प्रेशर को एनालाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और बिना कंपिटिटिव प्रेशर को एनालाइज किए हमारी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं बन सकती। उसके बाद एक टॉपिक है ट्रिगर ऑफ चेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगर? पहले कभी सुना होगा, बंदूक में होता है सर। क्या होता है ट्रिगर से? ट्रिगर दबाते ही गोली तेजी से निकलेगी और सामने वाला बंदा खत्म। गोली होनी चाहिए, सही बात है, इसकी असम्पशन ये लगा है। अब थोड़ी देर बाद कहेगा मेरे पास बंदूक भी तो होनी चाहिए ट्रिगर दबाने के लिए। चलो जी, यहां पर ट्रिगर ऑफ चेंज का मतलब क्या है, हम उसकी बात करते हैं जी। ये है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बाउंड्री। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और हम जो है वो मोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं जी। कौन कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो एक मोबाइल की सेल को अफेक्ट करते होंगे? बताओ जी। टेक्नोलॉजी, और कोई? कंपटीटर, वेरी गुड। सोशल एनवायरनमेंट, बहुत सही। इकोनॉमिक कंडीशन, कि लोगों के पास पैसा कितना है, इकोनॉमिक कंडीशंस। और ट्रेंड, डिजाइन हो गया, सोशल में कह सकते हो, ठीक है। डिमांड कर लीजिए, डिमांड लिख देते हैं, ये लो ट्रेंड क्या चल रहा है, डिमांड कैसी चल रही है, किस तरह के मोबाइल आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, ये कुछ बातें। गवर्नमेंट की पॉलिसी, ऑब्वियस सी बात है सर, गवर्नमेंट पॉलिसीज कि मोबाइल के ऊपर जीएसटी कितना लगा रहे हैं, मोबाइल के ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, सरचार्ज लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, ये सारे के सारे किस में आते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर में आते हैं, जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें चेंज आने के बाद सबसे जल्दी मुझे रिस्पॉन्स करना पड़ेगा? देखो, इसमें चेंज आया, मेरे ऊपर इंपैक्ट है, इसमें चेंज आया, मेरे ऊपर इंपैक्ट आएगा, इसमें चेंज आया, मेरे ऊपर इंपैक्ट आएगा, इसमें चेंज आया, मेरे ऊपर इंपैक्ट आएगा, इसमें चेंज आया, मेरे ऊपर इंपैक्ट, इसमें चेंज आया, मेरे ऊपर इंपैक्ट। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो आप ये कहते हो कि इसमें अगर चेंज आया तो आई हैव टू रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली? सभी देखो, मोबाइल बच्चों को नहीं चलाना चाहिए, ये बातें कितने साल से सुनते आ रहे हो? बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं। बट उसके बाद क्या फर्क पड़ा मोबाइल की सेल पे? सोशल एनवायरनमेंट, सोशल मीडिया पे लिखा होता है कि बच्चों को क्या नहीं देना चाहिए, मोबाइल नहीं देना चाहिए, आंखें खराब होती है, ठीक है, ऐसी चीजें। आजकल पेरेंट टीचर मीटिंग में, स्कूल में स्पेशली कहते हैं अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल देते हो तो आप उनको डेली अफीम दे रहे हो 1 ग्राम,
और ये एक ऐसी आदत है जो छूटेगी नहीं उनकी। मैंने भी आपको बताया था, वैसी गंदी आदत पड़ चुकी है, रात को सोने से पहले हम क्या करेंगे, मोबाइल जरूर देखेंगे। कुछ नहीं करेंगे, मोबाइल को बस स्क्रॉल करते रहेंगे यूं 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 यूं। आप कहीं पर बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, आदत होती है हर 2 मिनट बाद मोबाइल निकाल के यूं यूं करके फिर वापस रख दें, फिर निकालेंगे यूं यूं कर देंगे। जैसे कोई डोनाल्ड ट्रंप तुमसे पूछ रहा हो कि भाई चाइना के ऊपर बम फोड़ूं, कि कहीं उसका मैसेज आता हो, पूछ रहा हो मुझसे कुछ, बार बार अपन मोबाइल निकाल के देखते हैं और अपने को पता है ऐसा कुछ आ नहीं रहा, आदत पड़ चुकी है। आपको वाकई में लगता है सोशल एनवायरनमेंट मोबाइल की सेल को एकदम से इंपैक्ट करेगा? नहीं सर, इंपैक्ट हो सकता है करे, बट इट विल टेक टाइम। तो मेरे पास है ना टाइम रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो ये तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका इफेक्ट नहीं है, बट इसका इफेक्ट क्विक नहीं है जी। और गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट बताए भाई हर बार जीएसटी कुछ ना कुछ बढ़ाएगी, ठीक है, बट क्या उससे मेरे मोबाइल की सेल रुकेगी? कोई फर्क पड़ेगा? सर तो गवर्नमेंट पॉलिसी का भी इंपैक्ट है, मेरा प्रॉफिट वगैरह इफेक्ट होता है, बट इतना नहीं कि एकदम क्विक रिस्पॉन्स। हाँ, गवर्नमेंट अगर बैन लगा दे कि फॉरेन कंपनी के मोबाइल इंडिया में नहीं बिकेंगे तो बात अलग है। जीएसटी वगैरह का मेरे ऊपर इंपैक्ट एकदम क्विक रिस्पॉन्स वाली नहीं आती चीज। अच्छा, इकोनॉमिक कंडीशन क्या रातों रात चेंज हो जाती है? नहीं सर, इकोनॉमिक कंडीशन रातों रात चेंज नहीं होती। क्या? तो उसके बाद लोगों ने मोबाइल खरीदने बंद कर दिए थे, उल्टे बढ़े थे, मोबाइल की सेल बढ़ गई थी। एकदम से इंपैक्ट तो नहीं था, और वो एक सडन चेंज था, और सडन चेंज मैंने आपको बताया था हमेशा ही क्या होते हैं, मॉरल डिस्ट्रक्टिंग होते हैं, वो इंप्लीमेंट नहीं होते इतना आसान। कंपटीटर अगर प्राइस चेंज कर दे मोबाइल का, हाँ ये कह सकते हैं सर, ट्रिगर, इसे हम बोलते हैं ट्रिगर ऑफ चेंज। कंपटीटर जैसे ही कोई चेंज का बटन दबाएगा, मुझे उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, क्विकली रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। साउथ की मूवी की तरह, नहीं साउथ की नहीं, बॉलीवुड कि अगर सामने वाला बंदा बंदूक का बटन दबाता है तो आपको क्विकली क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, नहीं तो खत्म। साउथ में टाइम है, वो दिखाया था ना मूवी के अंदर, उसमें फुल टाइम है। आप बोर्नविटा पी सकते हो, आप पुशअप मार सकते हो, उसके बाद आप आराम से आ सकते हो हाथ दिखा के, उसके बाद आप गोली को वापस भी भेज सकते हो, उनको छोड़ दो। अच्छा, कस्टमर की डिमांड भी देखो बहुत जल्दी इफेक्ट नहीं होती। हालांकि देखो ट्रिगर है, डिमांड अगर बढ़ेगी तो हमें सेल बढ़ानी पड़ेगी, सेल बढ़ेगी, डिमांड अगर कम होती है तो नहीं। टेक्नोलॉजी को भी मैं क्या मानता हूं, क्विक मानता हूं। आज अगर मोबाइल के अंदर कोई चेंज आता, 3D कैमरा आ जाता है या 3D स्क्रीन वाला मोबाइल आ जाता है। वैसे देखो 3D स्क्रीन वाला मोबाइल आ चुका था, HTC कंपनी ने कभी 2011-12 में निकाला था पहला 3D मोबाइल, जिसके अंदर स्क्रीन जो थी 3D थी, और उसके लिए तो चश्मा लगाने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। प्रोजेक्टर वाले फोन आ चुके, सैमसंग का बीम आया था और स्पाइस का पॉपकॉर्न आया था, कामयाब नहीं हुए, कुछ रिसर्च ऐसे तो फेल हो गए थे। बट आज मान लीजिए कोई मोबाइल ऐसा आ जाता है जिसमें प्रोजेक्टर आ जाए और बेटर टेक्नोलॉजी के साथ, तो जितने भी मोबाइल कंपनीज हैं उनको क्विकली रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्विकली रिस्पॉन्स करना पड़ेगा सर, क्योंकि चेंज इन टेक्नोलॉजी छोटा मोटा चेंज नहीं है, मेजर चेंज है। दीज आर कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स मतलब जो आपको मजबूर करते हैं कि आपको क्विक एक्शन लेना पड़ेगा, ट्रिगर ऑफ चेंज, ठीक है। आइए जी, पेज नंबर 2.6 पे हाईलाइट कीजिए, फोर्थ लाइन है, न्यू डेवलपमेंट ग्रेजुअली प्रोड्यूस चेंजेस। नई नई डेवलपमेंट्स आती हैं, डेवलपमेंट बोले तो चेंजेस, नए नए चेंजेस आते रहते हैं सर, जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है, और जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं। ग्रेजुअली बोले तो स्लोली स्लोली ये चेंज आते हैं जी। उसके बाद में हाईलाइट करना, रिक्वायर स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग फर्म। और भाई साहब जब ये चेंज आएंगे तो जितनी भी स्ट्रेटेजिक फर्म है उनको भी क्या करना पड़ेगा, उस चेंज के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद में हाईलाइट करना, द लाइफ साइकिल स्टेजेस। कौन कौन से होते हैं लाइफ साइकिल के स्टेजेस? 4, बॉर्न, ग्रोथ, मैच्योरिटी, एज्ड, आर स्ट्रॉन्गली लिंक टू चेंजेस। जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो चेंजेस के साथ स्ट्रॉन्गली लिंक्ड है। जब भी कोई नया चेंज आएगा तो बॉर्न फेस, ग्रोथ फेस, और जैसे ही वो चेंज कॉमन हो जाएगा या वो चेंज बहुत ही
बहुत ही नॉर्मल सा हो जाएगा। तो किस पे चले जाते हैं, मैच्योरिटी और डेथ फेज पे। उस टाइम क्या रिक्वायरमेंट आती है, ये कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। उसके बाद में हाईलाइट करना ग्रोथ, मैच्योरिटी, स्टैचुरेशन, डिक्लाइन। स्टैचुरेशन डिक्लाइन एक ही बात है। ये फेसेस के एग्जांपल दे रहा है कि ग्रोथ कर सकते हो आप, मैच्योरिटी फेस हो सकता है, या स्टैचुरेशन यानी कि डेथ फेस भी हो सकता है जी। उसके बाद बता रखा है ड्राइविंग फोर्सेस के बारे में। इंपॉर्टेंट मार्क करो, ड्राइविंग फोर्स इंपॉर्टेंट टू जज व्हाट ग्रोथ स्टेज एन इंडस्ट्री इज इन। व्हाट ग्रोथ स्टेज, आप कौन सी ग्रोथ स्टेज में आ रहे हो। ग्रोथ स्टेज कौन कौन सी होती है भाई। ग्रोथ स्टेज आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर्व बताया, उसमें कितने फेस ऐसे हैं जो ग्रोथ में चल रहे होते हैं। 2, क्विक ग्रोथ और मैच्योरिटी वाली। मैच्योरिटी में भी ग्रोथ होती है नहीं होती है, बट सर बड़ी कम रेशियो में। ठीक है, तो आप ये बताओ आप कौन से फेस में चल रहे हो जी। उसके बाद में हाईलाइट करना इंडस्ट्री एंड कंपिटिटिव कंडीशन चेंज बिकॉज फोर्सेज आर इन मोशन। फोर्सेज बोले तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है मोशन में होते हैं। मोशन बोले तो वेरिएबल, डायनामिक। तो इसकी साइड में लिखिए एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर डायनामिक। क्रिएट इंसेंटिव और प्रेशर। इंसेंटिव के ऊपर लिखिए अपॉर्चुनिटी, प्रेशर के ऊपर लिखिए थ्रेट। और जब भी इनमें चेंज आएंगे तो ये आपके लिए या तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे और या थ्रेट क्रिएट करेंगे जी। उसके बाद में हाईलाइट करना मोस्ट डोमिनेंट फोर्सेज आर कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। फोर्स का मतलब क्या है, जो आपसे धक्का करे कि भाई चेंज करना पड़ेगा। तो एनवायरमेंट में जब भी चेंजेस आएंगे तो हमसे धक्का करेंगे। तो ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या है, जो मजबूर कर रहे हैं कि तेरे पास टाइम नहीं है अपने आप को चेंज करने के लिए। तो क्या लिखे हम ड्राइविंग फोर्स के बारे में इन सिंपल वर्ड, जो साइड में जगह वहीं पे लिख लीजिए आप। ड्राइविंग का मतलब होता है मजबूर करना, फोर्सेस का मतलब क्या है, एनवायरमेंट के फैक्टर्स जो धक्का कर रहे हैं आपसे। तो ड्राइविंग फोर्सेस ये क्या करें, फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं जी, जिसमें चेंज आएगा ही आएगा। ये मोशन में होते हैं, इनमें चेंज आता ही आता है। ये जो चेंज होगा या तो ये चेंज पॉजिटिव होगा या ये चेंज नेगेटिव होगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ता है। चेंज द स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। ड्राइविंग फोर्स हम किसको बोलते हैं, जब ये फोर्स इस चेंज के अकॉर्डिंग आपको चेंज करने का टाइम ना दे, तो हम इस फोर्सेस को क्या बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्सेस। टाइम नहीं देंगे आपको चेंज करने के लिए। मतलब ये क्या मांग रहे हैं आपसे, क्विक रिस्पॉन्स। जो ये अपॉर्चुनिटी आई है, ये जो थ्रेट आई है, इसको आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा तगड़ा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइविंग फोर्स। जैसा कि ऊपर वाले डायग्राम में बताया था, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, मोबाइल कंपनीज को क्विकली रिस्पॉन्स करना पड़ता है। कंपटीटर ने प्राइस घटा दिया या एक नया मॉडल निकाल दिया, वी हैव टू रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली, नहीं तो आपकी सेल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, मार्केट शेयर शिफ्ट हो जाएगा उधर। आपने नोट किया होगा एप्पल कंपनी दिवाली के आसपास क्या करती है, नया मोबाइल निकालती है, और सैमसंग कंपनी भी उसके आसपास क्या करती है, नया मोबाइल निकालती है। तो ये दोनों देखो, इनके बीच में टाइम गैप कितना कम है। जब भी कंपटीटर चेंज करता है, चेंज चाहता है कुछ भी, तो दूसरा बंदा हाथों हाथ क्या करता है, उसका रिस्पॉन्स करता है। कोक और पेप्सी का बताया था, कोक वाले जब भी कोई वेरिएंट निकालेंगे, पेप्सी वाले भी निकाल देंगे। कोक प्राइस कम करेगी, पेप्सी वाले भी कम कर देंगे। कोक वाले दिवाली पे कोई स्कीम निकालेंगे, पेप्सी वाले भी सेम स्कीम निकाल देंगे। तो ये क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं। हमें पता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना, वो क्या हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है, तो मार्केट शेयर शिफ्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। चलिए, उसके बाद में हाईलाइट करना, इसके 3 लाइनें छोड़ के है, एनालाइजिंग ड्राइविंग फोर्स हैज 2 स्टेप्स। अगर हमें ड्राइविंग फोर्स को एनालाइज करना है, हर फोर्स ड्राइविंग फोर्स नहीं होता, और ये एनालिसिस बड़ा जरूरी है कि हमें देखना है कि ये चेंज आ गया या आ सकता है, तो ये भी तो पता होना चाहिए हमारे पास टाइम कितना है उस चेंज के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करने का। तो ड्राइविंग फोर्स है तो वी हैव नो टाइम, हमें रिस्पॉन्स क्विकली करना पड़ेगा। और नॉर्मल फोर्स में चेंज आया तो कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम, हम उसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस के लिए टाइम ले सकते हैं।
आइडेंटिफाइंग, पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइंग ड्राइविंग फोर्स। पहले तो आइडेंटिफाई करो कितने सारे फोर्सेस में आपके लिए ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, और फिर क्या करना पड़ेगा, असेसिंग द इंपैक्ट। फिर देखो क्या चेंज आया और उसका आपके इंडस्ट्री के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट है या नेगेटिव इंपैक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्टमेंट करेंगे। सर आपने बता दिया ड्राइविंग फोर्स क्या होते हैं, सारे फोर्सेस ड्राइविंग फोर्स नहीं होते, वो फोर्स जिसका चेंज हमें टाइम नहीं देता एडजस्टमेंट करने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइविंग फोर्स। तो सर कुछ एग्जांपल देना ड्राइविंग फोर्स के, मोस्ट कॉमन ड्राइविंग फोर्स एग्जांपल हाईलाइट करना, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक लोकल वेंडर है, यहां पर लोकल वेंडर जो सैमसंग का मोबाइल जो है, सपोज करो एक पर्टिकुलर मॉडल उठा लेते कोई, आजकल ए सीरीज के मोबाइल आ रहे हैं क्या सैमसंग के, एम सीरीज के, सॉरी एम सीरीज के, M30 M50 ऐसा कुछ आ रहा है। मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर मोबाइल उठाता हूं सैमसंग का M30 और वो जो दुकानदार है उसको 17,000 में बेच रहा है, ठीक है। रात को इंटरनेट पे एक स्कीम आई, रात को इंटरनेट पे एक स्कीम आई कि सैमसंग M30 जो है वो 15,000 में मिल रहा है। मुझे बताओ उस दुकानदार के पास कितने दिन है कि वो अपने मोबाइल का प्राइस कम कर ले, बोलो। रात रात का टाइम, रात का भी नहीं है भाई साहब, रात रात में तो ऑर्डर कर देंगे ऑनलाइन, ठीक है, नो टाइम। रात से सुबह तक का तो उसको वेट करना पड़ेगा, चेंज तो वो रात को ही करना चाहिए उसको, बट करूं कैसे सर, सुबह दुकान भी तो खोलनी है। तो इंटरनेट ने देखो उसको कितना मजबूर कर दिया कि जब तक सुबह तुम दुकान खोलोगे 15-20 हजार मोबाइल तो ऑनलाइन बुक हो चुके होंगे। इंटरनेट ने रिस्पॉन्स टाइम क्या कर दिया है, बहुत कम कर दिया सर, ठीक है। इसके बाद दूसरे पॉइंट में हाईलाइट करना, इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन। पहले इंडियन कंपनी का सामना किससे होता था, इंडियन कंपटीटर से होता था, तुम भी इंडियन मैं भी इंडियन, कर लो कंपटीशन। अब फॉरेन की कंपनी, और हमें पता है यार जापान की टेक्नोलॉजी सर, उसका सामना इंडिया कहां कर पाएगी, सही बात है ना, टेक्नोलॉजी। चाइना, चाइना तो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है सर, इतना ज्यादा प्रोडक्शन करता है कि पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, बहुत कम, हम कहां से सामना करेंगे उनका। तो ऐसी कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज बहुत सारी है सर जिसके सामने इंडिया क्या कर जाएगा, लैग कर जाएगा जी। अच्छा एक टीवी आता था पहले, ओनिडा, ओनिडा कंपनी का टीवी आता था। आज क्या होता है, ओनिडा कंपनी का टीवी देखा है किसी ने, बिकते देखा है, क्यों नहीं, ओनिडा इंडियन कंपनी थी, ओनिडा इंडियन कंपनी थी सर, और फॉरेन के जो बाकी कंपनीज थी, सैमसंग, सोनी, फिलिप्स, सैमसुई, एक सैमसुई कंपनी भी थी चाइना की, उनके सामने घुटने टेकते उसको टाइम नहीं लगा। मैं कहीं से भी उनके सामने कंपटीशन में नहीं था सर, ना टेक्नोलॉजी के मुकाबले ना कॉस्ट के मुकाबले, तो मैं अपना प्रोडक्ट बेचूं कैसे, ठीक बात है। चलिए उसके बाद में चेंजेस इन लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कभी भी सेम नहीं रहती, ग्रोथ रेट कभी भी सेम नहीं रहती। ग्रोथ रेट में क्या आएगा, चेंज आता है, डेटा आते हैं ना, हर क्वार्टर के डेटा आते हैं, साल का डेटा आता है कि इस बार का ग्रोथ रेट क्या रहा। जब ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसका ले लो, अभी कल ही डाटा लीक हुआ है, अपना जीडीपी 5.8 समथिंग कुछ आया हुआ है। पिछले 17 महीनों के अंदर, सॉरी 17 महीने नहीं, 17 क्वार्टर्स में सबसे लो आया। 17 क्वार्टर का मतलब क्या हुआ, मोर देन 4 इयर्स, मोर देन 4 इयर्स, मोर देन 4 इयर्स के अंदर ये सबसे क्या रहा है, लो रहा है। तो क्या ये अच्छी बात है, नहीं सर। इसी तरह ग्रोथ रेट के क्या निकलते हैं, इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट के डेटा रिलीज होते हैं। तो अगर मुझे आज पता लगता है कि कंप्यूटर इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट कम जा रही है और फ्रीक्वेंटली कम जा रही है, तो क्या करूंगा मैं, क्विक रिस्पॉन्स, इससे बाहर निकलो, नहीं तो लॉस हो जाएगा आपको। प्रोडक्ट इनोवेशन, नया प्रोडक्ट आ गया सर। तो पहले कभी है ना कीपैड वाले मोबाइल बिका करते थे, आईफोन 3 ने ये सिनारियो क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अचानक से एक प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट इनोवेशन में टच फोन। और मुझे बताओ जिन जिन मोबाइल कंपनियों ने टच पे आ गया वो मोबाइल कंपनियां बच गई, और जो इस चेंज पे नहीं आ पाया खत्म। प्रोडक्ट इनोवेशन। सेंट्रलाइज बैंक और कंप्यूटराइज बैंक। पहले बैंकिंग क्या होती थी, मैनुअल होती थी, फिर कंप्यूटराइज हो गई। जो बैंक कंप्यूटराइज पे शिफ्ट हो गया वो तो आज बचा हुआ है, और बाकी सारे बैंक क्या हो गए, बंद हो गए। तो जब प्रोडक्ट में मेजर चेंज आ जाता है तो आपको उस प्रोडक्ट के चेंज क्या करने पड़ेंगे, एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। आज के टाइम में मैं कोई ऐसा मोबाइल बेचने की सोच सकता हूं जिसमें सेल्फी कैमरा ना हो। सर लोग रियर कैमरा नहीं मांगेंगे आज के टाइम में, बट सेल्फी कैमरा मांगते हैं, और उसमें भी मेगापिक्सल क्या मांगेंगे, अच्छा खासा मेगापिक्सल मांगेंगे जी।
ओके, मार्केटिंग इनोवेशन, मार्केटिंग करने का भी तरीका क्या हो गया, नया हो गया जी। एग्जाम्पल ई कॉमर्स, एग्जाम्पल क्या है, ई कॉमर्स, वेबसाइट के थ्रू आजकल क्या हो रही है, सेलिंग वगैरह हो रही है। ओके, अच्छा मुझे बताओ, एक दुकानदार है जो कहता है नहीं मैं तो अपना माल ऑनलाइन नहीं बेचूंगा, तो उसको नुकसान धीरे धीरे होगा या जल्दी होगा? वही बात सर, वो कहता है मैं तो रेट नहीं घटाता, या मैं अपना मोबाइल ऑनलाइन नहीं बेचूंगा, मत बेच, बाकी कंपनियां ऑनलाइन मोबाइल बेच देगी ऑल ओवर इंडिया और तेरी सेल ठप होती रहेगी। एंट्री और एग्जिट ऑफ मेजर फर्म, एग्जांपल जियो, जियो कंपनी जैसी आई, मेजर फर्म, छोटी मोटी फर्म तो आती है जाती रहती है, मेजर फर्म जैसी एंट्री मारेगी, ये सामने वालों के लिए क्या हो जाती है, थ्रेट, और उनको क्या करना पड़ता है, क्विक रिस्पॉन्स करना पड़ता है। डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ अक्रॉस मोर कंपनीज एंड मोर कंट्रीज, सर ये जो टेक्निकल नो हाउ है वो बहुत सारी कंपनीज के पास चला गया है, जैसे नॉच डिस्प्ले, ड्यूअल कैमरा, ये टेक्नोलॉजी सबके पास है, तो सारे के सारे बंदे सेम प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं बनाएंगे, और अगर मैं ना बनाऊं तो वैसा प्रोडक्ट खत्म। चेंजेस इन कॉस्ट एंड एफिशिएंसी, सामने वाले बंदे की कॉस्ट जो है वो कम हो गई है, क्यों? क्योंकि इसने सारा प्रोडक्शन क्या कर दिया है सर, ऑटोमेटिक कर दिया है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, क्विकली रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी और उसकी कम होगी, वो फायदा उठा जाएगा। इसमें तो भी 3-4 आपको अच्छे लगे वो याद करने हैं जी। उसके बाद स्ट्रेटजिक ग्रुप मैपिंग एक अप्रोच का नाम आया, मिला, लो जी एक नए पेज पे आएंगे, स्ट्रेटजिक ग्रुप मैपिंग टेक्निक, स्ट्रेटजिक ग्रुप मैपिंग टेक्निक। लो जी, ये एक बिजनेसमैन है, सपोज करो रियलमी कंपनी है, रियलमी कंपनी जो है वो 2017 के एंड पे आई थी मोबाइल लॉन्च करने के लिए। अच्छा मुझे बताओ, अभी हमने पढ़ा कि सर कंपिटिटिव एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बताओ रियलमी के कंपिटिटर कौन कौन है? स्ट्रेटजिक ग्रुप मैपिंग के बारे में बता रहा हूं कि एक न्यू एंट्रेंट है जो मार्केट में एंट्री करना चाहता है, और किसी ने कहा कि कोई भी स्ट्रेटजी बनाओ तो कंपिटिटिव एनालिसिस जरूर कर लेना बेटा, इसके बिना जो भी स्ट्रेटजी बनाओगे वो तुम्हारी फेल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसने कहा ठीक है जी, कंपिटिटिव एनालिसिस का मतलब बताओ, आइडेंटिफाई योर कंपिटिटर, अपने कंपिटिटर को आइडेंटिफाई करो, उनका प्रोडक्ट क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, इन इंफॉर्मेशन को गैदर करके ही आपको क्या करनी चाहिए, स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कंपिटिटिव लैंडस्केप। अब बताओ जी, नाम लिखवाओ आप, एप्पल, सैमसंग, एमआई, Xiaomi और एमआई एक बात है, और है वन प्लस, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वो तो है ही है, खुद ही है यार, और लावा, नोकिया, ऑनर, माइक्रोमैक्स, मोटरोला, वाई वगैरह। चलो इतने नाम बहुत है ना, क्या? बस बस बस, जियोनी छोड़ दे यार, चलो बस बस। क्या? अब बताओ, वाकई में आपको लगता है एप्पल आएगा? एप्पल मोबाइल नहीं बेचता क्या? बेचता है सर, बट आपका कंपटीशन इसके साथ कहां सर? कैसी बातें कर रहे हो आप? ठीक है, अच्छा एक लेमन और लिखा आपने, लेमन कंपनी, एक मिनट, लेमन कंपनी का भी मोबाइल आता है, मैक्स कंपनी का भी आता है सर, हमने तो सुना ही नहीं, इंटेक्स का भी आता है भाई साहब, गूगल का भी आता है, गूगल पिक्सल, वाह। अच्छा चलो 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 चलो, बताओ बताओ, आपने एप्पल को कंपटीशन से बाहर क्यों कर दिया? क्या? बहुत हाई लेवल का होगा सर। सैमसंग मैं तो काटूंगा भाई,
लो जी एक बात बताओ, अगर सैमसंग का एक मोबाइल आपको 20,000 में मिल रहा है और दूसरी कंपनी लगभग वैसे ही वेरिएंट का मोबाइल आपको 18,000 रुपए में दे रही है, रियलमी कंपनी नई आई है जो 2017 में लॉन्च हुई है, आप कौन सा मोबाइल खरीदना पसंद करोगे? तो फिर कहां कंपटीशन है भाई? वो कंपनी को बने हुए इतने साल हो गए, उसके प्रोडक्ट आपसे मच सुपीरियर है। अच्छा वन प्लस क्यों नहीं? सर रियलमी का कंपनी का जो मोबाइल है वो 7,000, 8,000, 10,000, 12,000। वन प्लस का कौन सा मोबाइल ऐसा है जो 10-12,000 का आ रहा है? तो भाई कहां कंपटीशन, कहां कंपटीशन? अच्छा ओप्पो वीवो, क्या चीज? रियलमी ओप्पो का है क्या? अच्छा लो काट देते, ये लो लो वीवो। अब बताओ जी, वीवो, MI, लो जी MI सर्कल कर देता हूं मैं। अच्छा वीवो, लावा, नोकिया, क्यों नहीं? चलो मैं एक बार लगा देता हूं, ऑनर्स, माइक्रोमैक्स, ये तो बहुत डाउन है सर, इसके साथ थोड़ी, ये तो कंपनी पिट गई सर। मोटरोला, लेमन, सर हमने ही नाम नहीं सुना आज तक। मैक्स, कैसी बातें कर रहे हो? इंटेक्स, छी। तो आपने कुछ कंपनियों के नाम काटे, क्यों काटे? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई ब्रांड है सर। और कुछ कंपनियों के नाम काट दिए, क्यों? क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा नीचे है। आपने वाकई में ही किसको सर्कल किया? जो रियल में इसके लिए क्या होंगे? कंपटीटर होंगे। इन शॉर्ट कंपिटिटिव एनालिसिस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मार्केट में जो बंदे एक ही तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो सारे आप कंपटीटर होंगे। आप भी मोबाइल बेच रहे हो, वो भी मोबाइल बेच रहे हैं, वो आप कंपटीटर है। कहता नहीं, आपको औकात भी देखनी पड़ेगी। आपका मोबाइल जो है, पहले ये बताओ आप अपना मोबाइल कौन सा लॉन्च करोगे? सर मैं 4 मोबाइल लॉन्च करूंगा, 4 वेरिएंट में। एक मोबाइल जो होगा वो होगा 6,000 का, बजट फोन बोल लूंगा उसे। दूसरा मोबाइल जो होगा वो 9,000 का होगा, ये ठीक ठाक फोन होगा। तीसरा 10,000 का और चौथा 12,000 रुपए का। मतलब 12,000 वाला जो हमारा है वो प्रीमियम फोन होगा। एप्पल और सैमसंग, एप्पल तो 12,000 का फोन निकालती, वन प्लस 12,000 का कोई फोन ही निकालती। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कहीं से भी प्राइस में इनके साथ क्या नहीं है? कंपटीशन में नहीं है, ना फीचर्स में। तो ये कंपटीशन में नहीं है आपके साथ, ये आपके साथ कंपटीशन में नहीं है। सैमसंग कंपनी के प्रीमियम फोन तो आपके साथ वैसे ही कंपटीशन में नहीं है। कुछ उन्होंने लोअर सेगमेंट के मोबाइल भी निकाले हुए हैं, A सीरीज, M सीरीज, E सीरीज, बट सर उनका ब्रांड आपसे क्या है? मच बेटर है। इन शॉर्ट बहुत सारे कंपटीटर मिलेंगे, बट आपका सामना सभी कंपटीटर से नहीं होता। आपको आइडेंटिफाई करना है हु आर योर रियल कंपटीटर, और उनको देख के आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। अगर आप एप्पल को देख के अपनी स्ट्रेटजी सेट कर रहे हो तो आप बेवकूफ हो। जब आपका प्रोडक्ट ही उसके साथ कंपेरेबल नहीं है तो आप उसको रिकॉग्नाइज क्यों कर रहे हो? एज कंपटीटर। और जो मैं लेमन, मैक्स, इंटेक्स कंपनी को काट रहा हूं, ये बहुत डाउन है कंपटीशन के अंदर सर। आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस और उसके फीचर जो है इनके साथ कंपेरेबल है ही नहीं, इनके फीचर और प्राइस बहुत कम है। ठीक है, तो लोग अगर आप प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करोगे तो आपके प्रोडक्ट को उससे कंपेयर नहीं किया जाएगा, तो ये कंपटीशन में नहीं आते। आइडेंटिफाई द रियल कंपटीटर। 3 स्टेप लगते हैं आपको ये सर्कल खींचने में। इस सर्कल को हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। आपको एक ग्रुप के ऊपर क्या करना पड़ेगा? सर्कल करना पड़ेगा। आपको एक ग्रुप के ऊपर सर्कल करना पड़ेगा जो स्ट्रेटेजिकली आपके क्या है? कंपटीटर है। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। इतने सारे कंपटीटर में सर्कल करो कौन कौन से ऐसे बंदे हैं जो आपके साथ रियल में कंपटीशन में है। उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? SGM, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग टेक्निक। इनको देख के आपको अपनी क्या करनी चाहिए? स्ट्रेटजी सेट करनी चाहिए। स्ट्रेटजी ग्रुप बनाने के स्टेप्स क्या क्या है, किस तरीके से प्रोसीजर या स्टेप? सबसे पहले तो सर आपके जितने भी कंपटीटर हैं उनकी लिस्ट बना लो। ऑब्टेन द लिस्ट या आइडेंटिफाई द कंपटीटर। आइडेंटिफाई द कंपटीटर्स।
कितने कंपटीटर, सबके नाम लिख लो, एप्पल, सैमसंग, सबके नाम लिख लो। इसी के अंदर आइडेंटिफाई देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उनका प्रोडक्ट क्या है, उनको कितने साल हो गए इंडस्ट्री में, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या करने चाहिए, आइडेंटिफाई करने चाहिए। एग्जांपल लिख देता हूं मैं, प्रोडक्ट, प्राइस, एटसेट्रा। पहला स्टेप क्लियर है, कंपटीटर की लिस्ट बना लो और उनके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, उनका प्राइस क्या है, उनके फीचर्स क्या है, इनकी लिस्ट बना लो। ओके, अब आपको क्या करना है, एक 2 वेरिएबल मैप बनाना है जी। अब आपको क्या बनाना है, 2 वेरिएबल मैप बनाना है जी। प्लॉट द फर्म्स या कंपटीटर्स ऑन 2 वेरिएबल मैप। 2 वेरिएबल मैप पे उसको ड्रॉ करो। उसको ड्रॉ करो मतलब एग्जांपल, रियलमी कंपनी कहती है मेरा प्राइस, मैं अपना प्रोडक्ट कितने रुपए में लॉन्च कर रहा हूं और उसमें रैम, प्रोसेसर, कैमरा, स्क्रीन कितनी जीबी वाली होगी, कितने इंच वाली होगी, एटसेट्रा, प्राइस एंड फीचर्स, ये मैंने लिखा। और फिर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको क्या किया, अपने अगेंस्ट लिखा। एप्पल कंपनी के कौन कौन से मोबाइल हैं, उनके प्राइस और फीचर्स क्या है। सैमसंग कंपनी के कौन कौन से मोबाइल हैं, उनके फीचर्स क्या है, उनके प्राइस क्या है। रुको रुको, एमआई कंपनी के मोबाइल कौन कौन से हैं, उनके फीचर्स क्या है। मोटरोला कंपनी के मोबाइल कौन कौन से हैं, उनके फीचर्स क्या है। लावा कंपनी के मोबाइल कौन कौन से हैं, उनके फीचर्स क्या है। मैक्स कंपनी के मोबाइल कौन कौन से हैं, इंटेक्स कंपनी के मोबाइल कौन कौन से हैं, उनके फीचर्स क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि प्राइस हमारे मोबाइल का रहेगा 12,000 और मोबाइल में फीचर्स जो है वो लिख दिए। फॉर एग्जांपल एक स्टोरेज का एग्जांपल लेते हैं जी, स्टोरेज 32 GB, स्टोरेज जो 32 GB की रहेगी। 2 + 2 GB + 32 GB का मतलब समझते हो क्या, 2 GB रैम रहेगी और 32 GB स्टोरेज रहेगी। एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे 12,000 रुपए में। अच्छा, एप्पल कंपनी क्या इस 2 वेरिएबल मैप पे प्लॉट हो रही है। प्लॉट करना मतलब फिट करके देखो, हो रही है फिट, नहीं हो रही काटा मारो। सैमसंग कंपनी का कोई भी मोबाइल इस सॉकेट पे फिट हो रहा है, इस 2 वेरिएबल मैप पे फिट हो रहा है। मेरे फीचर्स, उनके फीचर्स, 2 वेरिएबल का मतलब क्या है, मेरे फीचर्स क्या है और मेरे कंप्यूटर के फीचर क्या है। नहीं सर, ये भी फिट नहीं हो रहा। हाँ, एमआई के 2-3 मोबाइल फिट हो रहे हैं सर, तो एमआई को क्या कर लो, सर्कल कर लो। एमआई को क्या करो, सर्कल करो। उसके बाद मोटरोला कंपनी को क्या करो, सर्कल कर लो। मोटरोला कंपनी के मोबाइल भी आ रहे हैं यहां पर। लावा को, मैक्स नहीं सर, मैक्स का कोई भी मोबाइल जो है वो 5,000-6,000 रुपए से ज्यादा का नहीं है और उसके फीचर इतने नहीं है जी। इंटेक्स कंपनी के भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, थर्ड स्टेप मैंने क्या यूज किया बताओ सर। थर्ड स्टेप मैंने क्या किया, असाइन द फर्म द वैल्यू। असाइन द फर्म। अब मैंने क्या किया, फर्म को उनकी पोजीशन असाइन की। ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, और बाकियों को क्या किया, काट दिया जो इस पोजीशन पे नहीं आ रहा। या कहिए हाई पोजीशन, सेम पोजीशन, लो पोजीशन। लो वालों को बाहर कर दिया, हाई वालों को बाहर कर दिया, जो सेम पोजीशन वाले हैं उनको रखना है। अब तो जो जो रह गए उनके ऊपर स्टेप 4, इनको सर्कल कर लो। इनको क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे जी। ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ सर्कल, जो सेम स्ट्रेटजिक ग्रुप में फॉल कर रहे हैं। फॉलोइंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, जो सेम प्लेटफॉर्म पे फॉल कर रहे हैं उनको सर्कल कर लो। 4 स्टेप। पहला स्टेप कौन सा है, कंपटीटर की लिस्ट बना लो, उनके प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स की लिस्ट बना लो, उनका प्राइस क्या है, उनके फीचर क्या है। फिर 2 वेरिएबल मैप बनाओ। फिर 2 वेरिएबल मैप बनाइए कि
उनके प्रोडक्ट का फीचर और मेरे प्रोडक्ट के फीचर्स की कंपैरिजन करेंगे, फिर उनमें से उनको फर्म को क्या करेंगे, एक वैल्यू असाइन करेंगे। हाई प्रोडक्ट वाले कौन से हैं, लो प्रोडक्ट वाले कौन से हैं और सेम प्रोडक्ट वाले कौन से हैं जी। हाई और लो वाले क्या कर देंगे, बाहर बच गए सेम वाले, सेम वालों को सर्कल कर लो जो जो आपके आते हैं जी, एन सर्कल। इनको देख के मुझे क्या करनी है, अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। इन शॉर्ट, अगर रियलमी कंपनी जो है उसका कंपटीशन मैं कहता हूं एमआई के साथ है। आज एमआई कोई नया मोबाइल निकालती है 12,000 की रेंज में और कोई नया फीचर डाल देती है, तो उसका फर्क रियलमी पे आएगा नहीं आएगा। एप्पल वाले कोई नया फोन निकाल देते हैं, उसके मोबाइल में चेंज आता है, क्या उसका फर्क रियलमी पे आएगा? तो जब मैं फर्क ही नहीं आना तो मैं उसको देख के अपनी स्ट्रेटजी क्यों सेट करूं? क्या चीज? बिल्कुल, कंज्यूमर और कंपटीटर। कंज्यूमर तो बाद का है, कंज्यूमर तो 12,000 का फोन में खरीदेगा नहीं खरीदेगा, पहले मैं तो देखूं मेरे कंपटीटर कौन कौन है, कौन मुझे माल बेचने से रोकेंगे। एप्पल थोड़ी रोकेगा मुझे माल बेचने से, सैमसंग तो रोकेगा ही नहीं, ना एप्पल रोकेगा, बेच ले, क्योंकि तू जिन कस्टमर को टारगेट कर रहा है वो तो हमारे टारगेट ही नहीं है। ठीक है। अब ओडी कंपनी वाले जो है, मारुति कंपनी आज कोई सियाज का नया मॉडल निकाल देती है या एस्क्रोस का कोई नया मॉडल निकालती है, तो ओडी वालों को फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई साहब हमें, क्योंकि आप हमारे कंपटीशन में नहीं हो। तो धक्के से ही हम एनालिसिस क्यों करें, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? पॉइंट क्लियर? कौन सा? हाँ, नहीं, कंपटीटर आइडेंटिफाई कर लिया, मार्केट में कौन कौन बंदे हैं जो इस तरह मोबाइल बेच रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाई है जी, सारे, उसमें सारे आ गए। थर्ड में वो है जो मेरे लेवल पे आ रहे हैं। पेज नंबर 2.7 पे ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। पेज नंबर 2.8 पे आइए, फर्स्ट पैराग्राफ, और उसके बाद कुछ बुलेट्स दे रखी है जी, मिला? ये बुलेट्स में हाईलाइट करना, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरे में हाईलाइट करना, प्लॉट द फर्म ऑन 2 वेरिएबल मैप, प्लॉट द फर्म ऑन 2 वेरिएबल मैप। थर्ड में हाईलाइट करना, असाइन फर्म दैट फॉल इन सेम स्ट्रेटजी स्पेस, असाइन फर्म दैट फॉल इन द सेम स्ट्रेटजिक स्पेस। और लास्ट, ड्रॉ सर्कल अराउंड ईच स्ट्रेटजिक ग्रुप। ये 4 स्टेप है जी, बीच वाला पढ़ना है, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है जी। लाइकली स्ट्रेटजिक मूव ऑफ राइवल, छोटा क्रॉस बता देता हूं, एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। स्ट्रेटजिक मूव क्या होती होगी? मूव का मतलब चाल, स्ट्रेटजिक मूव मतलब अब मुझे स्ट्रेटजी क्या बनानी चाहिए, मेरी स्ट्रेटजी में नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अच्छा, मुझे किसको देख के बनाना चाहिए? कॉम्पिटिटर को देख के। कंपटीटर क्या चाल चलेगा, जैसे कि चेस में बताया था कि अगर मैं चलूंगा, मैं ये चाल चलता हूं तो सामने वाला क्या चलेगा और फिर मैं क्या चलूंगा। यही शतरंज की चाल आपकी यहां पर होनी चाहिए। एप्पल को अच्छे से पता है कि जैसे ही मैं नया मोबाइल निकालूंगा, सैमसंग वाले अपने प्राइस के मोबाइल के प्राइस क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, उस टाइम मैं क्या करूंगा। तो देखिए, एप्पल कंपनी जब भी नया मोबाइल निकालती है, सैमसंग उसके बाद प्राइस ड्रॉप जरूर करेगी अपना मोबाइल का, और उसके बाद क्या होता है बताओ? एप्पल कंपनी अपने मोबाइल के प्राइस ड्रॉप कर देती है? बोलो नहीं सर। एप्पल कंपनी क्या करती है, अपने चैनल पार्टनर के साथ एक स्कीम निकालती है। सिटी बैंक का कार्ड स्वाइप करो 10% कैशबैक, एचडीएफसी बैंक के कार्ड स्वाइप करो इंटरेस्ट फ्री ईएमआई, इस टाइप निकालती है। उनको पता है कि पहले हम फोन मोबाइल लॉन्च करेंगे, थोड़ा मोबाइल बिकेगा, सैमसंग वाले क्या करेंगे, प्राइस ड्रॉप करेंगे। जैसे वो प्राइस ड्रॉप करेंगे, हम अपने नेटवर्क पार्टनर वाली स्कीम लॉन्च कर देंगे, ताकि सैमसंग वालों का जो प्राइस कम हुआ है वो कंपनसेट हो जाए। तो लाइकली मूव्स पहले ही देखनी पड़ेगी कि मैं क्या करूंगा और सामने वाला उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करूंगा और फिर मुझे क्या करना है। पॉइंट क्लियर? हाँ जी। कंपिटिटिव लैंडस्केप में और एनालिसिस में क्या फर्क है? कंपिटिटिव एनालिसिस कहता है कि जो अभी आपके कंपिटिटर है उनके एनालिसिस करके चलो, उनको इग्नोर करके आप स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। कहता जी तरीके बताओ। पहला तरीका कंपिटिटिव लैंडस्केप, आइडेंटिफाई योर कंपिटिटर, उनके प्रोडक्ट, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, इंफॉर्मेशन को गैदर करो और उनको यूज करो। पार्ट है, अलग अलग राइटर ने अलग अलग नाम दे रखा है। एक राइटर ने कहा स्ट्रेटजी ग्रुप मैपिंग, सारे बंदे तुम्हारे कंपटीटर नहीं होते, वो देखो जो तुम्हारे सेम लेवल पे आ रहे हैं उनको सर्कल करके उनको देख के स्ट्रेटजी बनाना, इस स्ट्रेटजिक एनालिसिस। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, अलग अलग तरीके हैं जी उसके। सर मुझे पता कैसे लगेगा कि मैं कंपटीशन के अंदर सक्सेसफुल हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं? ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे कंपटीशन के अंदर सक्सेसफुल बना सकती है? आपने पहले कभी किसी ने की सक्सेस फैक्टर का नाम सुना है? की सक्सेस फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म में मुझसे KSF बोलते हैं जी।
अच्छा, सक्सेस फैक्टर्स का मतलब ऐसा कोई भी फैक्टर जो आपको जीत दिला सकता है, जो आपको जीत दिला सकता है जी। की सक्सेस फैक्टर मतलब सर ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको यूज करके मैं मार्केट में क्या कर सकता हूं, जीत सकता हूं। की जो सबसे मेन है, अभी पीछे एक पॉइंट आया था कंपिटिटिव कैपेबिलिटी। मैंने कहा स्ट्रेंथ तो बहुत सारी होती है, बट ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जो आपके पास क्या है, ज्यादा है, कंपिटिटिव एडवांटेज जिसका फायदा मैं उठा सकता हूं। यहां पर उसका नाम क्या बोल दिया, केएसएफ। तो केएसएफ में और कंपिटिटिव एडवांटेज में क्या फर्क है? कंपिटिटिव एडवांटेज का मतलब ये कैपेबिलिटी आपके पास है या नहीं है, ठीक है। केएसएफ का मतलब क्या, इंडस्ट्री में अगर टिकना है तो ये स्ट्रेंथ तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, केएसएफ, की सक्सेस फैक्टर। अगर आपको इंडस्ट्री में टिकना है तो ये फैक्टर होना चाहिए, नहीं तो आप इंडस्ट्री में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। एग्जांपल, अगर आपको मोबाइल इंडस्ट्री में टिकना है तो आपके प्रोडक्ट का लेटेस्ट होना जरूरी है। लोग आउटडेटेड मोबाइल को बहुत जल्दी जल्दी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। आइए जी, तो सबसे पहले हाईलाइट करना, केएसएफ आर दोज थिंग दैट मोस्ट अफेक्ट इंडस्ट्रीज मेंबर एबिलिटी टू प्रॉस्पर इन मार्केट प्लेस। क्या समझ आया? केएसएफ वो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है इंडस्ट्री मेंबर। इंडस्ट्री मेंबर बोले तो फर्म, इंडस्ट्री की हर फर्म को क्या करती है, सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। एबिलिटी टू प्रॉस्पर, प्रॉस्पर बोले तो ग्रो, ग्रो करना है। अगर आपको फलना फूलना है तो ये चीज आपके पास होनी जरूरी है मार्केट प्लेस में। उसके बाद में इसमें हाईलाइट करना, द पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक एलिमेंट के कुछ एग्जांपल दे रहा है। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट बोले तो फीचर्स, आपके प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है। एग्जांपल, कंपिटेंसीज, स्ट्रेंथ, कंपिटिटिव कैपेबिलिटी, कंपिटिटिव एडवांटेज इसको अपन बोलते हैं। उसके बाद में हाईलाइट करना, स्पेल द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस। ये केएसएफ ही है जो आपकी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करता है, स्पेल करता है। मतलब आपकी कंपनी प्रॉफिट में रहेगी या लॉस में रहेगी, ये कौन डिफाइन करेगा, ये आपका केएसएफ डिफाइन करेगा जी। अच्छा, एक बैंक के लिए केएसएफ क्या होता होगा? एक बैंक प्रॉफिट में रहेगा या लॉस में रहेगा, किस पे डिपेंड करता है? एनपीएस। एनपीएस से पहले क्या होना चाहिए, आपको लोन देना पड़ेगा, और लोन देने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डिपॉजिट्स। तो आपके पास डिपॉजिट्स कितने हैं, ये हर बैंक के लिए क्या होता है, केएसएफ। अगर मेरे पास डिपॉजिट ही नहीं है तो भैया मैं कहां से पैसे दे दूंगा? अगर मैं अपने पल्ले से पैसे दे रहा हूं इंडस्ट्री को तो मैं बैंक थोड़ी हूं, मैं तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूं। समझ में आया? बैंक का मतलब क्या होता है, लोगों से पैसा लेना और आगे देना। जब मेरे पास ही पैसे नहीं है तो मैं आगे कैसे दूं? एक एग्जांपल लेते हैं जी, जब पीएनबी बैंक का फ्रॉड निकला, नीरव मोदी वाला, तो पीएनबी बैंक के शेयर बढ़े थे या कम हुए थे? कम हुए थे, सब धड़ाम से नीचे गिर गए थे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सर लोगों ने अपने पैसा क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। कहता भाई इस बैंक में पैसा क्या नहीं है, सेफ नहीं है। भाई मैंने तो नहीं निकाले पीएनबी बैंक से, पीएनबी बैंक में मेरे 1,500 रुपए जमा है आज भी। बट सर अगर मैं 1,500 रुपए निकाल भी लेता तो पीएनबी को भी क्या फर्क पड़ जाता? सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ा? सबसे ज्यादा फर्क कब पड़ता है? जब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज अपना पैसा पीएनबी से निकाल लेते हैं। किसी ने 200 करोड़ रुपए रख रखे हैं बैंक के में, एफडी करवा रखी है, किसी ने 500 करोड़ कर रखे हैं, ऐसे तो उन्होंने बाहर निकाले। जिन जिन बड़े बड़े बिजनेसमैन के करंट अकाउंट है ना पीएनबी बैंक में, 200 करोड़ 100 करोड़ वाले, सबने क्या किया, बंद करो ना इसके अकाउंट यार, ये बैंक तो कभी भी डिफॉल्ट कर सकता है। इतना पैसा डूब गया इस बैंक का, कल कोई हाथ खड़े कर देगा मैं डिफॉल्ट, मेरा डिफॉल्ट इंसॉल्वेंट हो गया, तो हमारे पूरे पैसे तो हमें वापस मिलेंगे नहीं। जैसे ही डिपॉजिट बाहर गए आपकी बैलेंस शीट लॉस में, और लॉस में जाते समझ लो आप इंडस्ट्री में ग्रो करोगे या क्या होगा बताओ। आज तक पीएनबी बैंक उस लॉस से उबर पाया गया? मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल लिख सकते हो, एग्जांपल लिखिए, डिपॉजिट इन केस ऑफ बैंक। डिपॉजिट जो है वो बैंक के लिए क्या है, एक केएसएफ है। एक एग्जांपल दिया तो केएसएफ का। अच्छा और कोई एग्जांपल केएसएफ का बैंक के अंदर ही? अच्छा ओबीसी बैंक तो सेफ है, ओबीसी बैंक जो है ये पास में अपने, ये तो सेफ है, इसमें तो कोई फ्रॉड सुनने में नहीं आया ना, तो फिर यहां पर डिपॉजिट कम क्यों है भाई? छोटा बैंक है, क्या बात कर रहा है यार, गुडविल नहीं है। पीएसयू बैंक है यार, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आता है, ठीक है चलो गुडविल नहीं है ये भी मान लेते हैं,
क्यों नहीं है गुडविल? इनकी नेट बैंकिंग, एटीएम सर्विसेज बहुत ही पुअर है, मोबाइल बैंकिंग वगैरह है, नेट बैंकिंग जो है बहुत ही पुअर है। जैसे मुझे मान लीजिए ऑनलाइन पेमेंट करनी है, कोई ओबीसी बैंक वाले से साथ तो ये इंसिडेंट हुआ, मुझे ऑनलाइन पेमेंट करनी थी तो एक ओटीपी आएगा मेरे मोबाइल पे पेमेंट करने के लिए। भाई साहब 2-3 घंटे तक वो ओटीपी नहीं आता उनका। जब मैं बैंक में जाता हूं मैं कहता हूं भाई साहब ओटीपी नहीं आ रहा, सर्वर डाउन है। ओ भाई सर्वर डाउन है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, टेक्निकल चीजें हैं, देखो खराब भी हो जाती है। हफ्ते में 4 दिन तो उनका सर्वर खराब रहता है, सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है, एक दिन रह गया, उस दिन कोई ना कोई त्योहार फंस जाएगा। भाई मैं कब फंड ट्रांसफर करूं, मेरा पैसा तो अटक गया। सही बात है ना? इस वजह से उनकी गुडविल डाउन, आप ये कह लो गुडविल डाउन हो गई। या मैं क्या नाम दूंगा इसको, नेट बैंकिंग। तो एग्जांपल लिखो दूसरा, डिपॉजिट के साथ नीचे लिखिए नेट बैंकिंग। सीबीएस कह सकते हो आप इसे, कोर बैंकिंग सिस्टम इनका बहुत बेकार है ओबीसी का। यही वजह है कि लोग वहां पर प्रेफर नहीं करते डिपॉजिट करवाने के लिए, कि पैसा तो डाल देंगे बट अगर पैसा कभी भी ट्रांसफर करना है तो मैनुअल प्रोसेस से ही ट्रांसफर होएगा फिर। ठीक है, ये कंप्यूटराइज तरीके से नहीं हो पाएगा क्योंकि इनके सर्वर बड़े डाउन चल रहे हैं जी, अभी तक इन्होंने रिप्लेस नहीं किए। अच्छा, किसी भी मोबाइल कंपनी के लिए केएसएफ क्या होगा? एक तो उनका प्लान, कितने पैसे में कितना इंटरनेट दोगे, कितनी कॉल फ्री दोगे। एसएमएस देखते हैं क्या? एसएमएस फ्री देखते हैं? कौन देखता है यार? सारा काम आजकल किसके थ्रू होता है? व्हाट्सएप के थ्रू होता है। कभी किसी जमाने के अंदर प्लान के अंदर बताते हैं सर हम आपको 100 एसएमएस फ्री देंगे, और ये प्लान लेते हो तो 300 एसएमएस फ्री देंगे। आजकल देखते हैं एसएमएस, तो भाई एक भी ना दे फ्री, तो ये बता इंटरनेट कितना देगा डेली बेसिस पे। ये केएसएफ बन गया आपका। दूसरा नेटवर्क सर्विसेज, नेटवर्क सर्विसेज रेंज कितनी आती है, वॉइस क्लैरिटी कितनी है, तो 2 चीजें उनके लिए क्या है, केएसएफ है। पॉइंट समझ में आ गया? केएसएफ का मतलब, केएसएफ वो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा आपकी कंपनी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, आपकी फर्म को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेंगे, और इंडस्ट्री में आप प्रॉस्पर करोगे या नहीं करोगे वो डिसाइड करता है। आपकी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस जो है वो कौन स्पेल आउट करता है, कौन डिफाइन करता है? केएसएफ डिफाइन करते हैं। इसमें कोई दिक्कत? चलो जी, उसके बाद में हाईलाइट करना केएसएफ by their very nature are so important that all the firm of industry must pay close attention to them। ये केएसएफ इतने जरूरी है कि इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए जरूरी है, तो हर कंपनी को क्या करना पड़ता है, केएसएफ पे फोकस करना पड़ता है। इसके बाद में हाईलाइट करना शेप वेदर अ कंपनी विल बी फाइनेंशियली एंड कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल। आपकी जो कंपनी है वो फाइनेंशियली और कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, किस पे डिपेंड करता है? आपके पास केएसएफ कितने हैं। इन शॉर्ट केएसएफ आर स्टैंडर्ड्स। केएसएफ क्या है? स्टैंडर्ड्स है, वो बेंचमार्क है जो आपके पास होने चाहिए अगर इंडस्ट्री में टिकना है। तो अगर आप इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे हो, आपका बिजनेस लॉस में ही जाएगा और आप कंपटीशन में हमेशा लो रहोगे। तो केएसएफ आर स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड है जी। द आंसर टू 3 क्वेश्चन हेल्प टू आइडेंटिफाई इंडस्ट्री के सक्सेस फैक्टर। किसी भी इंडस्ट्री के केएसएफ क्या है, ये 3 क्वेश्चन को आंसर कर दो, वो आपके केएसएफ कहलाएंगे। पहला क्या है? ऑन व्हाट बेसिस कस्टमर चूज बिटवीन द कंपीटिंग ब्रांड ऑफ सेलर। कस्टमर जो है वो किस बेस पे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, बताओ जी। टेलीकम्युनिकेशन में किस बेस पे सिलेक्ट करते हैं? इंटरनेट कितना देगा, और रेट क्या है, तो ये क्या है, केएसएफ है। रेंज कैसी आती है, रेंज अच्छी आती है नहीं आती है, कॉल ड्रॉप होती है तो नहीं लेंगे, चाहे तुम सस्ता कितना भी प्लान सस्ता दे दो। ठीक है, उसके बाद में हाईलाइट करना व्हाट रिसोर्स एंड कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी डज अ सेलर नीड टू हैव। आपके पास मिनिमम कौन कौन सी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मिनिमम, यहां पर वर्ड लिख लो, मिनिमम स्ट्रेंथ या मिनिमम सोर्सेज। मिनिमम सोर्सेज क्या होने चाहिए आपके पास? अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो मिनिमम सोर्स क्या होने चाहिए उनके पास? टीचर्स, मतलब परमानेंट फैकल्टी। ऐसा नहीं कि टीचर चेंज होते रहे। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। कैथल यहां पर एक जगह है पास में मतलब 100-150 किलोमीटर दूर, 110 किलोमीटर दूर। ठीक, कभी किसी जमाने में कैथल के अंदर लगभग 300 बच्चे सीए का एग्जाम देते थे। 300 बच्चे एग्जाम देते थे। आज वहां पर 60 बच्चे भी सीए के एग्जाम नहीं देते।
रीजन क्या है, वहां पर जो लोकल टीचर होते थे, पढ़ाने वाले बंदे होते थे, उन्होंने कभी रिजल्ट नहीं दिया जी। और दूसरा क्या होता है, देखो मान लो मेरी सीए कंप्लीट हो गई, अब मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, अब जब तक जॉब नहीं लगती तब तक मैं सोचता हूं कि सीपीटी पढ़ा देता हूं। पहले सीपीटी हुआ करती थी, पहले के जमाने में सीपीटी हुआ करती थी, अप्रैल में बैच स्टार्ट होता था और जून में बच्चों के एग्जाम होते थे, तो 2-2.5 महीने है ना, वो सोचता था कि मैं सीपीटी पढ़ा देता हूं और सीए हुई है सब्जेक्ट तो आराम से पढ़ा देंगे। वो सीए का बैच बना लेता था, 4-5 टीचर मिलके बैच बना लेते थे। फिर जैसे ही किसी की जॉब लगी वो जॉब पे चला जाता था, क्योंकि जॉब वाले ये कहते थे इस तारीख को आपको ज्वाइन करना है, वो बैच कंप्लीट नहीं करवाता था, वो छोड़ के चला जाता था जी। और ऐसे सभी दोस्तों की जॉब लग जाती थी, वो सब छोड़ छोड़ के चले जाते थे। फिर बीच में दूसरे टीचर इंट्रोड्यूस करो, बच्चे होते थे फेल। अब क्या हुआ, ऐसा बच्चों के साथ एक बार नहीं कई बच्चों के साथ बार बार हो गया, तो उनके माइंड में एक चीज सेट हो गई, क्या, सीए बहुत मुश्किल है, सीए बहुत मुश्किल है। और दूसरा, लोकल टीचर से तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। तो वहां पर 300 बच्चों से कितने बच्चे हो गए, 60 बच्चे हो गए। तो रिसोर्स होना चाहिए आपके पास। सबसे पहले रिसोर्स क्या है, परमानेंट फैकल्टी। तो वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए केएसएफ है। थर्ड पॉइंट में, व्हाट डज इट टेक फॉर सेलर टू अचीव सस्टेनेबल कंपिटिटिव एडवांटेज। किस चीज को आप कंपिटिटिव एडवांटेज बोलोगे कि भाई साहब अगर ये चीज मेरे पास हो तो मैं सामने वाले कंपटीटर को बहुत इजीली क्या कर सकता हूं, हरा सकता। ठीक है, जैसे मोबाइल के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अगर आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो ये आपकी क्या बन जाती है, कंपिटिटिव एडवांटेज बन जाती है। फिर तो मैं प्राइस भी अच्छा खासा चार्ज कर लूं ना तो भी मेरा मोबाइल बिकेगा। एप्पल कंपनी के अंदर प्राइस अच्छा खासा होता है, सैमसंग कंपनी का प्राइस अच्छा खासा होता है, फिर भी मोबाइल क्यों बिकता है, टेक्नोलॉजी सर। हम आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले क्या देंगे, मोबाइल देंगे सर। तो ये भी किस में आ गया, केएसएफ में आ गया। हो गया, एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है, बस 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 लास्ट पॉइंट, अभी तो बस लास्ट एक पॉइंट करवाऊंगा। पेज नंबर 2.10 पे बिल्कुल लास्ट पॉइंट करवा रहा हूं, प्रोस्पेक्ट एंड फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। कोई इंडस्ट्री जो है, बस 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 छोटा छोटा पॉइंट पढ़ा रहा हूं। प्रोस्पेक्ट्स एंड फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री जो है वो फाइनेंशियली अट्रैक्टिव कही जाएगी। नंबर 1, इंडस्ट्रीज ग्रोथ पोटेंशियल। बुलेट्स हाईलाइट कीजिए सदा, हाँ तभी तो हाईलाइट करवा रहा हूं। इंडस्ट्री क्या ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, हाई है तो वो प्रोस्पर करेगी, और ग्रोथ रेट ही डाउन चल रहा है तो वो इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, इंडस्ट्री का ग्रोथ पोटेंशियल क्या चल रहा है, लो। इसके साइड में एग्जांपल लिखो, डेस्कटॉप कंप्यूटर वर्सेस लैपटॉप। आजकल क्या ज्यादा बिक रहा है, लैपटॉप ज्यादा बिक रहे हैं, तो डेस्कटॉप के अंदर मार्जिन रहा, मार्जिन ही नहीं रहा सर। आज मेरे पास पैसे और मैं सोचता हूं कंप्यूटर इंडस्ट्री में जाऊं तो क्या बनाने की सोचूंगा, लैपटॉप ना कि डेस्कटॉप। उसके बाद में हाईलाइट करना, कंपटीशन परमिट प्रॉफिटेबिलिटी। साइड में एग्जांपल लिखिए, इन परफेक्ट कंपटीशन, इन परफेक्ट कंपटीशन वी अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। इन परफेक्ट कंपटीशन वी अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। परफेक्ट कंपटीशन में हमें क्या मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, मतलब वो इंडस्ट्री हमें क्या नहीं करती, अट्रैक्ट नहीं करती। उसके बाद में हाईलाइट करना, ड्राइविंग फोर्स। थर्ड पॉइंट में ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स कितने हैं। अगर देखो एक आता है तो मैं उसको एनालिसिस कर सकता हूं, उसके ऊपर नजर भी रखी जा सकती है। सर पता लगा 7-8 फोर्सेज है जिनमें 3-4 तो ड्राइविंग फोर्स है, मतलब जब भी इनमें चेंज आएगा तो मेरे को क्विकली क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और अगर मैं चेंज ना करूं तो प्रॉफिट कम। तो सर ये ड्राइविंग फोर्स जो है ना, ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हैम्पर करते हैं सर, इफेक्ट करते हैं, तो ये भी दिक्कत क्रिएट करती है। तो जब भी मैं किसी इंडस्ट्री की ग्रोथ या प्रोस्पेक्ट के बारे में सोचूंगा तो ये मैटर जरूर कंसीडर करूंगा कि ड्राइविंग फोर्स कितने हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट में हाईलाइट करना, कंपिटिटिव पोजीशन। जिस मार्केट में मैं घुसना चाहता हूं वहां पर जो कंपटीटर हैं उनकी पोजीशन कैसी है, क्या वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पोजीशन अचीव कर चुके हैं या कोई कंपटीटर ऐसा भी है जो वीक पोजीशन पे चल रहा है। उसके बाद में हाईलाइट करना नेक्स्ट में, पोटेंशियल टू कैपिटलाइज ऑन द वल्नरेबिलिटीज। वल्नरेबिलिटीज का मतलब होता है वीकनेस, वल्नर का मतलब होता है वीक, वल्नरेबिलिटीज का मतलब क्या, वीकनेस। जो सामने वाला कंपटीटर है क्या उनमें कोई वीकनेस है, और अगर उनके अंदर वीकनेस है तो क्या उस वीकनेस का फायदा उठाया जा सकता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ वल्नरेबिलिटीज का मतलब है वीकनेस का फायदा उठाना।
तो अब जियो की कोई वीकनेस है? पैसा ही बहुत है उनके पास। नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, हाँ, तो एयरटेल क्या करने की कोशिश कर रही है? उस वीकनेस का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। जिस दिन उसे पता लगा कोई वीकनेस नहीं है और मैं उसको वीकनेस का फायदा नहीं उठा सकता हूं, उस दिन एयरटेल क्या कर जाएगी? क्विट करने की सोचेगी जी। अगर मुझे पता है ना कि कहीं ना कहीं ये वीकनेस दिखाएगा और जहां वीकनेस आएगा मैं एंट्री मार जाऊंगा, तो इसका मतलब पोटेंशियल है उस इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद में हाईलाइट करना, वेदर द कंपनी इज एबल टू डिफेंड अगेंस्ट और counteract of factor that make industry unattractive, ब्रैकेट में threat, capability to face the threat, sorry, capability to face the threat। जो चीज किसी भी इंडस्ट्री को अनअट्रैक्टिव बना देती है उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रेट, खतरा। अनअट्रैक्टिव मतलब यहां मत आओ, खतरा है। तो भाई साहब क्या आप उस थ्रेट का सामना कर सकते हो? उसके बाद में डिग्री ऑफ रिस्क, रिस्क अगर बहुत ज्यादा है तो सर वो इंडस्ट्री थोड़ी कम अट्रैक्टिव होती है। उसके बाद में सेवरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ प्रॉब्लम कितनी आती है यहां पर, दिक्कतें कितनी है। एक एग्जांपल ले सकते हैं गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट रेगुलेशन कितना फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, बार बार चेंज होती है तो सर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एग्जांपल बैंक, बैंक के अंदर, और एक इंश्योरेंस। देखो यार मुझे एक बात कहो, बैंक के अंदर बार बार रूल चेंज होते हैं, इंश्योरेंस में चेंज होते हैं? बैंक में सर आरबीआई की पॉलिसी बार बार क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि बैंक को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंश्योरेंस में इतना नहीं है। तो एग्जांपल लिख सकते हो बैंक। उसके बाद में, और बैंक के ऊपर एक प्रॉब्लम थोड़ी, आरबीआई एक्ट लगता है वो अलग, फेमा एक्ट लगता है वो अलग, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगता है वो अलग, कंपनी एक्ट लगता है वो अलग। मतलब सर इतने सारे एक्ट है और इन एक्ट में जब भी कोई चेंज आता है तो बैंक की गर्दन ही पकड़ी जाती है। उसके बाद में हाईलाइट करना, whether continued participation in this industry add importantly to firm ability to be successful in other industry in which may have business interest, ब्रैकेट में लिखिए link with other business, link with other business और industry। हमारा जो बिजनेस है वो किसी और बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं है? हमारा जो बिजनेस है वो किसी और बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं है? एक एग्जांपल ले सकते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल हम कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर बनाना। अगर हमारे कंप्यूटर बनने बंद हो जाए तो, मतलब लोगों ने कंप्यूटर खरीदना बंद कर दिया, डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर कहीं और यूज है क्या? बोलो सर, कहीं और यूज नहीं है। अच्छा मान लीजिए मेरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है और मैं अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बनाता हूं। कल को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मैं नहीं बना पाऊं, मेरे से बड़ा कंप्यूटर कोई आ गया और मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उन्होंने अच्छा दे दिया, तो फिर क्या करूंगा? मैं कोई और सॉफ्टवेयर बनाने लग जाऊंगा। तो क्या आपके पास कोई ऑप्शन है? क्या कोई और इंडस्ट्री है जो आपको कह रही है बेटा अगर तू यहां नहीं है तो तुमसे लिंक्ड है, तू यहां आ जा? एग्जांपल ले सकते हैं, तुम कपड़ा बनाते हो और उसके साथ कौन सी इंडस्ट्री लिंक्ड है? रेडीमेड गारमेंट वाली कंपनीज हमेशा लिंक्ड होती है। तो कल को अगर कपड़े के काम में कमाई नहीं रही तो मैं क्या करूंगा? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके, फॉरवर्ड डाइवर्सिफिकेशन करके खुद शर्ट बना के बेचना शुरू कर दूंगा। क्या आपके पास ऑप्शन है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के, कि कल को ये इंडस्ट्री अगर मुझे नहीं पालती तो मैं इस इंडस्ट्री में शिफ्ट हो गई जो इससे कनेक्टेड है, मैं अपना काम कर लूंगा? क्या इस तरह के आपके पास ऑप्शन है? कहता हाँ जी है, तो फिर ये चल जाएगा काम। ठीक है, लो जी आज इतना ही।